हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं करियर पथ एप्लीकेशन पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक विषय पर। और यह इतिहास का टॉपिक पहले में हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार पूर्व में पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत है कि थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है। तो आज साउंड के प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करके हम लोग उसको करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो जो कहानी है एक सभ्यता की है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं या कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसमें पढ़ना क्या है। एक बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण यह होता है कि वो अपनी चीज़ों को पहले जान ले। हमें पढ़ना क्या है किसी भी विषय में हमें जानना क्या है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्रम में हम कहेंगे कि इस सभ्यता से हमें क्या सीखेंगे। पहली चीज, सिंधु सभ्यता का विकास, डेवलपमेंट, उसका विस्तार, उसका एरिया, ये समझेंगे। साथ ही कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सभ्यता का विनाश हो गया अथवा सभ्यता सतत विकसित होती गई, इसके कारणों के बारे में जो विभिन्न विचार विमर्श के संदर्भ में जो अध्ययन के दृष्टिकोण हैं उनको भी देखेंगे, क्या है, किस तरीके का है। साथ ही इस सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति और उसके प्रभाव को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस सभ्यता की नगर योजना और उसकी जीवन शैली, धार्मिक क्रियाकलाप, इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस क्रम में जो हमारे सामने जो सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो है कि सिंधु सभ्यता का आखिर भौगोलिक विस्तार क्या था और इसका कालक्रम की स्थिति कैसी थी। तो हम देखें कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। किस भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ये हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज, हमें देखते हैं कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति को भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। यह सभ्यता उत्तर में अगर देखें जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर मांडा जो कि चिनाब नदी पे है, दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी पे है। प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम देखें पूरब में तो आप देखते हैं कि आलमगीरपुर जो मेरठ के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो हिंडन नदी के किनारे है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और सुद कांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान यानी कि पश्चिमी हिस्सा, सुद कांगेंडोर में पड़ता है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है सुद कांगेंडोर। अब हम बात कर रहे हैं इन प्रमुख मतलब चौहद्दियों की, यानी कि सबसे उत्तरी किनारा, सबसे दक्षिणी किनारा, सबसे पूर्वी किनारा, सबसे पश्चिमी किनारा। आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो अब आपको मालूम है। ठीक है। टोटल अगर हम सभ्यता की बात करें तो ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार दिखाई देती है। कैसी? त्रिभुजाकार। ठीक है, इसकी आकृति दिखाई देती है। टोटल अगर सभ्यता का अगर क्षेत्रफल की बात करें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी। तो मैंने कहा था ना शुरुआत में आपसे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज़, हम लोगों ने एक पॉइंट दिखा था कि ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता है तो वो भी जाहिर सी बात है। अब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल के बाद हमने देखा कि इसका जो कालक्रम निर्धारण की जो तिथि है वो कैसी है। तो हमने देखा कि बहुत सारे मत आए, लेकिन विभिन्न मतों का खंडन हुआ। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि भाई ये 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की थी। कुछ ने कहा नहीं ये 3700 से तकरीबन 2500 ईसा पूर्व के आसपास थी। लेकिन ये सारे मत निराधार हुए, क्योंकि एक हमारे पास एकदम वैज्ञानिक पद्धति से C14 जिसको आपने सुना हुआ, कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसने इस सभ्यता का सही काल निर्धारण किया 2350 से 1750 ईस्वी
पूर्व, इसको ध्यान रखना है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के तरफ निर्धारित किया। इस सभ्यता की जो सबसे अनोखी बात है कि हम लोग कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सब नामों के अपने अलग अलग कुछ न कुछ मायने हैं। यानी कि जो पूरा स्थल शुरुआती दौर में सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिला तो लोगों ने कहा सिंधु सभ्यता। जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द मिलना शुरू हुआ अधिकांश स्थल, तो उसको कहा गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस पूरा स्थल की खोज की गई वो था हड़प्पा, इसलिए इसको कहा गया हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। उसको भी हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन एक विद्वान हैं जिन्होंने इस सभ्यता को खोजा, ठीक है। चार्ल्स मेसन यानी कि हड़प्पा टीले के खोजकर्ता के रूप में चार्ल्स मेसन का नाम लिया जाता है। साथ ही 1921 में हम लोग पाते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रमुख थे निर्देशक जॉन मार्शल, उन्हीं के निर्देशन में इस स्थल का पूर्ण ज्ञान हुआ, ठीक है। और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खोज के नामांकन के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसके निर्माता भी रहे होंगे, उसके निर्माता थे तो आखिर उनके निर्माता थे कौन, ये समझने वाली बात है। तो उसके निर्माताओं को जानने के लिए वहाँ जो पाए गए जो कंकाल हैं, अब देखते हैं कि सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से पाया गया है, सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से पाया गया है। तो कंकालों का परीक्षण किया गया और कंकालों के परीक्षण से निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजाति निवास करती थी। एक निवासी थी भूमध्यसागरीय, दूसरी थी प्रोटोआस्ट्रेलाइड, तीसरी थी अल्पाइन और चौथी थी मंगोलाइड। यानी कि 4 तरह की प्रजातियां का हमने अध्ययन किया। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग निवास करते थे, कारण यह है कि भूमध्यसागरीय प्रजाति के जो कंकाल हैं वो अधिक मात्रा में पाए गए हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, लेकिन इस पे और भी विचार आएंगे, और भी विद्वान हैं जो अपना विचार देते हैं, ठीक है। तो कुछ के अनुसार तो कहते हैं कि नहीं ये द्रविड़ थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये द्रविड़ नहीं थे, कुछ कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। अब इससे मैक्स मुलर वगैरह का विचार आएगा, अभी आगे में पढ़ेंगे हम लोग, आगे पिछली क्लास में हमने बताया भी है। खैर एग्जाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। चूँकि अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जो कि एग्जाम के लिहाज से प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, नगर निर्माण योजना, ठीक है, जो कि इसकी सबसे मतलब बड़ी विशेषता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं उसकी नगर योजना तथा जल निकासी प्रणाली के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और जो पूरा नगर है 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। यानी कि 2 भागों में ये दुर्ग पूरा नगर विभक्त है और एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा है किंतु छोटा है, ऊंचा है छोटा है, और पूर्वी टीला निचले स्तर पे है और काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये अपनी संरचना से ही अपनी स्थिति को प्रकट कर रहा है। यानी कि पश्चिमी टीला जो रहा होगा उसमें प्रशासक वर्ग रहता होगा, पूर्वी टीला जो था वो आम जन के लिए था जिसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और आपके श्रमिक आदि निवास करते रहे होंगे, ठीक है। घर के दरवाजे जो थे सामान्यतः मुख्य सड़क में ना खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद दिखाई देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं और कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित ईंट है वो किस अनुपात का है, 4:2:1 का है। इसको हम काफ़ी ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करें कि सड़कों का जो दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग करके किया गया था और घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था और वहाँ से उनके नीचे मोरियां बनी होती थीं और उन्हीं मोरियों से के द्वारा वो मेन हॉल में तक जाता था। यानी कि जो मेन होल होता है जिसको नरमोखा कहा जाता है, गांव में नरमोखे कहते हैं, वहाँ तक जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग ईंट की चिनाई के लिए विशेषतः मिट्टी, जिप्सम, बजरी का गारा यानी कि उसका मिश्रण का प्रयोग करते रहे होंगे, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। कहीं कहीं चूना या जिप्सम भी आपको दिखाई देगा, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के भवन का काफ़ी बड़े बड़े होते थे। साथ ही अगर हम इसमें देखें कि उनके बड़े भवनों में अगर कुछ प्रमुख
भवन जो है वो स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है, पुरोहित आवास है आदि जो काफ़ी प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वो है वो विशाल स्नानागार है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट है, पूरा ध्यान रखिएगा, ये फिसलना नहीं चाहिए, इसको पूरा अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, सब आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की कि सिंधु सभ्यता पूर्णतः विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी प्रधान विशेषता उसका नगरीकरण है। क्या है? उसका नगरीकरण है। पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः किसी अज्ञात संस्कृति का नामांकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां पहले पहले खुदाई हुई थी। इसी का उदाहरण है हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब ये किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसके निर्देशक थे जॉन मार्शल 1921 में, और दयाराम साहनी की देखरेख में इस सभ्यता की क्या हुई? खुदाई हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति की। तो राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। चूंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक अगर कहीं ध्यान दिया था तो वो उनका मुख्य ध्यान का केंद्र था व्यापार और वाणिज्य की ओर। अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथ में रहा होगा, ऐसा विद्वानों का विचार है, मेरा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इतिहासकार हंटर के अनुसार यहाँ की शासन पद्धति जनतंत्रात्मक थी, ना कि राजतंत्रात्मक। हंटर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, इतिहासकार हंटर ने कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जन प्रतिनिधित्व का शासन था। मैके महोदय भी अब समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अब अगला समर्थन और हो जाएगा जब स्टुअर्ट पिगट आएंगे। उन्होंने कहा कि इस सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां थी, एक हड़प्पा दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां, पहली बार जुड़वा राजधानी का कॉन्सेप्ट उस काल में दिखाई देता है। और ये इसको पकड़ने वाले व्यक्ति कौन है? स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति, समाज की इकाई परंपरागत तौर पर तो परिवार ही होती है और वहां भी थी, लेकिन यहाँ मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अधिक मातृ देवी के चित्रों का अंकन ये बताता है कि यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार था। साथ ही सिंधु समाज संभवतः मातृसत्तात्मक और मातृप्रधान होने के साथ साथ कई वर्गों में भी विभक्त दिखाई देता है, जिसमें इसके प्रमुख वर्ग हैं, जैसे पुरोहित हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, शिल्पी हो गया, जुलाहे हो गए, श्रमिक हो गए। इनमें ये विभाजित दिखाई देता है। मूलतः इसमें देखें तो सर्वाधिक जो प्रभावशाली वर्ग है वो व्यवसायी या व्यापारी वर्ग ही दिखाई देता है। इस सभ्यता के निवासी संभवतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि दोनों प्रकार के अन्न खाए जाने का साक्ष्य है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो अमीर व्यक्ति था वह आभूषण और सोने, चांदी और माणिक्य का प्रयोग करके अपना आभूषण धारण करता था। वहीं अगर एक गरीब की बात करें तो वो उसके लिए जो अलंकरण का जो मुख्य वस्तु था वो था कि संघ का उपयोग कर ले। ठीक है, मिट्टी के बने हुए आभूषण धारण करे। ठीक है, इस तरीके का था। मतलब वहाँ भी अमीर और गरीब की थोड़ा भेद टाइप का दिखाई देता है। साथ ही अगर समाधिकरण की बात करें तो 3 तरह का समाधिकरण, दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। अब इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि आंशिक समाधिकरण क्या है, पूर्ण समाधिकरण क्या है और दाह संस्कार क्या है। देखिए, आंशिक समाधिकरण में क्या होता है कि लाश को उठाया जाता है और खुले में छोड़ दिया जाता है। जो चील कौवे जो जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं, बाद में उसको लेकर प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण क्या होता है कि लाश को लिया जाता है और जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, जमीन को फिर मिट्टी डाल दी जाती है। पूर्ण समाधिकरण हो गया। दाह संस्कार क्या हो गया? लाश को लिया जाता है और अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है, तो वो मतलब दाह संस्कार हो गया। ये 3 तरह के होता है और 3 प्रकार का मतलब समाधान के साथ साथ हमें युगल समाधान पद्धति भी दिखाई देती है। लोथल से भी दिखाई दी, आपको कालीबंगा से भी दिखाई देती है, मतलब युग्मित समाधान। इसको विद्वान जैसे लोथल से जो मिला उसको विद्वानों ने ये अपना अनुमान लगाया कि शायद ये सती प्रथा का उदाहरण है, सती प्रथा का। ठीक है, लेकिन इसी तरीके का एक और हमें कब्रिस्तान मिलता है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। HR एरिया भी देख लीजिएगा आप लोग की कहाँ मिला हुआ है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की कि आर्थिक स्थिति आखिर कैसी थी, किस तरीके की जीवन को ये लोग जी रहे थे। ठीक है, अब जैसा कि अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की कि आर्थिक स्थिति क्या थी। तो अगर उस पर हम अपना ध्यान ले जाएं तो हमें सबसे पहले किसी भी जगह की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जानना जरूरी होता है कि वो सभ्यता कृषि पे आधारित है, उद्योग आधारित है, कृषि या उद्योग दोनों की स्थिति है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं का भी अधिवास स्थल हो, निवास स्थल हो, वहाँ पे
मनुष्य तभी रह सकता है जब उसके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। और खाद्य सामग्री उपलब्ध कैसे होगी? जब कृषि डेवलप होगी, कृषि होगा, नहीं तो बंजर हो जाएगा। कुछ विशेष चीज़ों पे ही जीवित रहना पड़ेगा। हो सकता है वो उतने दिनों तक चल ना पाए, सरवाइव न कर पाए अगर उसे सहायता नहीं मिली तो कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था समृद्ध कृषि, आंतरिक और बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। ये विद्वानों का विचार है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों और कपास अनाज का उत्पादन करते थे। ठीक है। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई भी फावड़ा या फाल नहीं मिलता। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का ही प्रयोग करते रहे होंगे। ठीक है। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। और हम जानते हैं कि जब हम आर्य सभ्यता पढ़ेंगे तो आर्यों से भिन्न इन्हें यही चीज़ बनाती है कि ये लोग लोहे के जानकार नहीं हैं, जबकि आर्य लोहा और घोड़ा दोनों जानता है, घोड़े की सवारी करता है और लोहे का प्रयोग जानता है। ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, बनवाली से मिट्टी का हल का एक आकृति जैसा कि एक खिलौना है प्राप्त हुआ है। साथ ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु के लोगों को ही दिया जाता है। ये लोग तरबूजा, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से परिचित दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा। साथ ही जब कृषि था तो कृषि का एक पूरक होता है जो सह कृषि की तरह है। कृषि का ही एक हिस्सा है पशुपालन। तो पशुपालन था कि नहीं था, ये भी एक विषय हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में बैल, भैंसा, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवरों का क्या होते थे, पाले जाते थे। उन्हें मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं खिलौने के रूप में, मूर्ति के रूप में, या फिर उनके छोटे मोटे भग्नावशेष जो उनके कह सकते हैं कंकाल जैसे भी कहीं कहीं प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। तो वो चीज़ इसकी होने की पुष्टि करता है। साथ ही लोथल और रंगपुर से घोड़े की बनी हुई मूर्ति, सुरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर, ये इसके साक्ष्य हैं। ठीक है। परंतु एक चीज असमंजस वाली है कि घोड़ा पालते थे कि नहीं, यह एक मतलब विवाद का विषय है। इस पे कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। साथ ही इनका जो सबसे प्रिय पशु है वो कुबड़ वाला सांड है, जिसका अधिक से अधिक अंकन मुद्राओं पर, मुहरों पर या फिर लघु मूर्तियों के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है। ऊंट की अस्थियां भी मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं इनके व्यापार और वाणिज्य पर कि इनका व्यापार और वाणिज्य किस तरीके का था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था। मैंने आपको बोला भी कि सिंधु निवासी संभवतः जो थे वहाँ पे उनका जो कंट्रोल था सिंधु निवासियों पे वो वणिक वर्ग का था। तो जाहिर सी बात है कि व्यापार और वाणिज्य काफ़ी फलीभूत अवस्था में रहा होगा, इसलिए वणिक वर्ग उस पर एक नियंत्रण बनाए हुए था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पुष्टि कि व्यापार और वाणिज्य था कि नहीं, ये कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, अनाज के बड़े बड़े कोठरे और ढेर सारी सीलों के रूप में लिपि और मानकीकृत माप तोल का जो अस्तित्व हमें दिखाई देता है। देसी और विदेशी दोनों प्रकार के मतलब व्यापार उन्नत अवस्था में दिखाई देते हैं। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्य इनका आधार थी। ठीक है। विनिमय का साधन क्या था? वस्तु विनिमय था। इसको ध्यान रखिएगा। बंदरगाह और व्यापार तंत्र से जुड़े जो प्रमुख नगर थे उनमें बालाकोट, डाबरकोट, सुदकांगेंडोर, सुदकाकोई, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव, प्रभास पाटन, लोथल, इनका नाम प्रमुखतः लिया जा सकता है। साथ ही मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध होने की जो चर्चा की गई है वो मेलुहा का तादम्य शायद सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। दिलमुन सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच एक मध्यस्थ बंदरगाह के रूप में था। इस बात की पुष्टि करता है कि जो था मेलुहा क्या था, वो सिंधु के लिए ही प्रयोग शब्द था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि मेलुहा किसके लिए आया है? सिंडन, सिंडन कपास के लिए आया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पूर्व में मैंने बोला है जो कपास की फसल, तो सिंडन शब्द आया है कपास के लिए। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापार। तो सिंधु सभ्यता के व्यापार में क्या होता है कि एक आयातित, जिसे हम बाह्य व्यापार पे देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयात की वस्तुएं क्या थी हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा के लिहाज से
महत्वपूर्ण है। तो आयातित वस्तु क्या है और उसका स्थल या क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम देखते हैं तांबा। तो हम देखते हैं राजस्थान का एक खेतड़ी जगह है, साथ ही बलूचिस्तान, इन दो जगहों से क्या होता था, तांबा का आयात किया जाता था। वहीं हम बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से टीन का, ईरान और अफगानिस्तान से टीन का। वहीं अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से सोने का उस समय भी कर्नाटक था, अभी भी कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको। साथ ही चांदी अगर देखें तो ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से, ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया, चांदी, ठीक है। साथ ही अगर सेल खड़ी की बात करें तो सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। हरित मणि की बात करें तो दक्षिण भारत से। स्लेट की बात करें तो स्लेट कहाँ से, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से लिया आता था। वहीं स्फटिक दक्कन की पठार, उड़ीसा और बिहार से लाया जाता था। एस्टेटाइट एक धातु है, वो ईरान से लाई जाती थी। गोमेद सौराष्ट्र क्षेत्र से लाया जाता था और नीलरत्न मैंने बताया था बदख्शा और मेसोपोटामिया से। अतः हम कह सकते हैं कि इनका जो शायद व्यापार जो व्यवस्था थी, जो आयात निर्यात की प्रणाली थी, ये इन जगहों से इस चीज़ की पूर्ति करते रहे होंगे। अब हम बात करें उद्योग और शिल्प का कि आखिर इनका उद्योग और शिल्प किस प्रकृति का दिखाई देता है। तो हम देखें, मैंने पूर्व में ही कहा था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वे तांबा और टीन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। क्या क्या, तांबा और टीन मिला के कांसे का निर्माण करते थे। साथ ही धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम साचा का ये प्रयोग किया करते थे, ठीक है। लोथल से मिट्टी निर्मित जो नाव के 5 नमूने प्राप्त किए गए हैं लोथल से, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख उद्योग था वो सूती वस्त्र निर्माण का था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण और मनके बनाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। वहीं अगर देखें तो बर्तन निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। चूंकि बर्तन उसमें कृषि था तो भोजन बनाते होंगे, भोजन बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी, तो एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही पाई गई, जो मिली है, जो एक सबसे प्राचीन साक्ष्य के रूप में, तो वो कहां से मिली है, सिंधु सभ्यता से ही मिली है चांदी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है। साथ ही हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्य रथ, एक नग्न स्त्री जो कांस्य प्रतिमा की बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं हड़प्पा और चंद्रहुदड़ो से प्राप्त कांस्य की गाड़ियां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले और एक सिर पर पत्थर की एक मूर्ति की आकृति वाला एक जो योगी की मूर्ति है, जिसके साल पर त्रिपतिया अलंकरण किया गया है, उसकी मूर्ति बहुत ही मतलब अद्भुत तरीके की है। वो भी एक मतलब ये इसके एक साक्ष्य के रूप में देखी जा सकती है कला में, ठीक है। साथ ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत पर मानव चित्र, ये भी एक मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आगे हम बात करें, मिट्टी के बर्तन में एक रूपता है। साथ ही ये बर्तन सादे हैं और इन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पक्की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इनके माप तोल की। तो माप तोल में क्या था भाई, 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 32, 16, 64, 160, 320, 640, इस तरीके से 16, 32, 64, 360, 320, 640, इस तरीके से चलता रहता था, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। माप बाट का जो बाट था माप तोल का, वो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार, ढोलाकार, ये 5 अवस्थाओं में दिखाई देता है। साथ ही संधो लोग मापन भी जानते थे, ये माप कला से परिचित थे, ठीक है। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं, ठीक है। इनमें एक कांसे का भी पैमाना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सीपी तथा लोथल से हाथी दांत के निर्मित पैमाने भी पाए गए हैं। अगर बात अब मुहरों की करूं तो मुहर हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति है। अब तक लगभग 2000 की मुहरें प्राप्त हुई हैं, 2000 मुहरें प्राप्त की गई हैं अब तक,
लगभग इनमें से अधिकांश मोहरें जो हैं लगभग 500 मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थी। चौकोर मोहरों पर लेख और पशु आकृति दोनों हुआ करती थी। साथ ही हम देखें बेलनाकार मोहरों पर ज़्यादातर लेख अंकित हुआ करते थे। कुछ इस तरीके की इनकी विशेषता है। बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मोहरें भी मिली हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी, चर्ट की भी बनाई जाती थी, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सिंग वाले सांड यानी कि बैल का हुआ है। ठीक है। लिपि कैसी है? सिंधु लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। 64 मूल चिन्ह, 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 में मिला और वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में इसकी लगभग आ गई थी। 1923 तक, बिल्कुल ठीक है। किंतु अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। यह एक बड़ा ही मतलब शोक का विषय है कि अभी तक इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। कई विद्वानों ने दावा किया कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, लेकिन सब निरर्थक साबित हुए। साथ ही इसीलिए एक आद्य इतिहास का विषय होने का भी एक मूल कारण ये भी है। ठीक है। लिपि भावचित्रात्मक है। ठीक है। और प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक दिखाई देता है। यह दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। ऐसे इस तरीके से दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, फिर वो दाहिने पे नहीं आता, बाएं से दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं इधर आता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्तुलाकार चलता है। और अगर इनकी बात करें अब धार्मिक स्थिति की, तो धार्मिक स्थिति काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंट है। और सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में अभी हमारी वर्तमान चर्चा होने जा रही है कि आखिर सिंधु निवासी किस तरीके के थे, क्या थे। ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम अपने इस टॉपिक में पा रहे हैं कि हमने पीछे उनके सामाजिक जीवन के बारे में देखा, आर्थिक जीवन के बारे में देखा, राजनीतिक जीवन के बारे में देखा। उसी तरह एक उनका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनका धार्मिक जीवन है। जब भी हम सिंधु निवासियों की निरंतरता की बात करते हैं कि उनकी निरंतरता के कौन से पहलू दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें धार्मिक जीवन का एक बड़ा ही रोल आता है। तकरीबन 80% निरंतरता जो आती है वो धार्मिक जीवन से आती है। तो उसमें क्या है कि सिंधु लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों ही रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। इस सभ्यता में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास किया जाता था। चूँकि इसमें भारी संख्या में जो ताबीज़ें प्राप्त हुई हैं, ताबीज़ जो पहना जाता है, ठीक है, इससे पता चलता है कि सिंधु निवासी अंधविश्वासी थे। ठीक है। भक्ति और परलौकिक जैसी अवधारणा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। वे यज्ञ से परिचित थे तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालीबंगा और लोथल, खासकर कालीबंगा से देखें तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये साक्ष्य कहीं न कहीं सिंधु निवासियों को यज्ञ क्रिया से संपन्न बनाते हैं। साथ ही सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग योनि की पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, साथ ही अग्नि और जल की पूजा आदि का भरपूर प्रचलन दिखाई देता है। स्वास्तिक और चक्र का चिन्ह की उपस्थिति कहीं न कहीं सूर्य पूजा का भी साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। किसकी? उर्वरता की देवी। साथ ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुखी वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सिंग हैं। इसकी बाईं ओर गैंडा और भैंसा है और दाहिनी ओर हाथी और बाघ है और आसन के नीचे 2 हिरन बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव कहा गया है। पशुपति शिव यानी प्रोटो शिवा। ये अवधारणा किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। उसे आद्य शिवा कहा है या प्रोटो शिवा कहा है। ठीक है, पशुपति को। साथ ही अब हम धार्मिक जीवन के बारे में इतना जान लिए कि इतनी चीज़ें विद्यमान थी। जैसे हमने कहा वृक्ष पूजा, तो वृक्ष में नीम की पूजा, पीपल की पूजा आदि ये सब होती थी। और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि हमारे भारतीय जनजीवन में तुलसी, नीम, शमी, इन तमाम वृक्षों की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये निरंतरता वही सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि अंतिम है, और वो है सिंधु सभ्यता के पतन के कारक।
देखिए, कोई भी सभ्यता जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, वो किसी एक कारण से पैदा नहीं हुई और किसी एक कारण से उसका विनाश भी नहीं हुआ। यानी कि कोई एक प्रभावी कारण नहीं था उसके उत्थान के लिए, तो कोई एक प्रभावी कारण नहीं था उसके पतन के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है। एक सभ्यता का जन्म धीरे धीरे होता है, उसी तरह उस सभ्यता का विनाश भी एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। ठीक है, अगर हम वर्तमान जो पहले के शोध थे उसमें हम लोग मान लेते थे कि नहीं प्राकृतिक आपदा से हुआ, किसी ने कहा प्रशासनिक शिथिलता उसको मान लिया, किसी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन वो मान लिया। लेकिन जब नवीन शोध हुए तो उससे पता चला कि इस सभ्यता का जन्म क्रमिक था और इसका पतन भी क्रमिक था। ठीक है, तो उसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत प्रकट किए हैं। कुछ विद्वान, जैसे एक विद्वान है KUR केनेडी, ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा ही इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। जबकि जॉन मार्शल जैसा एक बुद्धिजीवी आता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, प्रशासनिक शिथिलता इसका कारण है। वहीं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसा एक विद्वान आता है जो कहता है कि बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण इस सभ्यता के विनाश के लिए मूल कारण था। वहीं पे जॉन मार्शल, मैके, SR राव ने कंबाइंड रूप से ये कहा, क्योंकि जॉन मार्शल साहब कई बार थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बाढ़ इसका कारण है। नदियों में बाढ़ आया और बाढ़ ने इन सबको सुखा दिया या खत्म कर दिया। ठीक है, वहीं पे RL स्टाइल, अमलानंद घोष जैसा भी विद्वान आता है, कहता है कि नहीं नहीं, जलवायु परिवर्तन इसके विनाश का मूल कारण है। वहीं MR साहनी जैसा विद्वान भूगर्भिक परिवर्तन को मानता है। वहीं ST लैम्ब्रिक जैसा विद्वान इसको अस्थिर नदी तंत्र का सूचक बताता है कि ये पतन का सूचक मतलब अस्थिर नदी तंत्र है, यानी कि नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन, यह भी एक कारण है। तो ये ST लैम्ब्रिक महोदय का है। वहीं रेक्स महोदय कहते हैं कि नहीं, भूकंप इसका मूल कारण है। जबकि नवीन शोध क्या कहते हैं कि यह सभ्यता न एकाएक जन्म ली न एकाएक खत्म हुई। इसके जन्म लेने का यानी कि इसके उत्थान का भी एक क्रमिक एक प्रसार था, इसके पतन का भी एक क्रमिक प्रसार हुआ। ठीक है, तो और भिन्न भिन्न स्थलों के लिए भिन्न भिन्न कारण उत्तरदायी थे। यानी कि कुछ स्थानों पे बाढ़, कुछ स्थानों पे प्रशासनिक शिथिलता, कुछ जगहों पे भूकंप की स्थिति, कुछ जगहों पे नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन किया जाना, कहीं प्राकृतिक आपदा का सामना, मतलब सारे कारण एक साथ लग रहे थे इस सभ्यता के पतन के लिए। तो ये सारे कारण जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इस सभ्यता का विनाश होता है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। तो हमने देखा कि जो मूल स्थल हैं उनको समझना जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस क्रम में अगर हम देखें तो जो पहला स्थल है हड़प्पा चूंकि सबसे पहले इसकी खुदाई हुई 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। लेकिन भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है? रावी नदी पे है। नदी कौन सा? रावी नदी है, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो, सिंधु, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922। वहीं सुदकांगेंडोर, दास्क नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, RL स्टाइन 1927 और जॉर्ज डेल्स। आमरी सिंधु नदी, सिंध, पाकिस्तान। ठीक, NG मजूमदार और जॉर्ज F डेल्स के द्वारा। चंदोदड़ो सिंधु नदी, सिंध, पाकिस्तान, NG मजूमदार 1931, ये भी 1931 में रहा है। वहीं कालीबंगा, घग्घर, राजस्थान, अमलानंद घोष 1953-54। कोटदीजी, सिंधु नदी, पाकिस्तान, फजल अहमद खान 1953-54। वहीं रोपड़, सतलज नदी, पंजाब। सुदकांगेंडोर, कच्छ, गुजरात। लोथल, भोगवा नदी, अहमदाबाद, गुजरात। वहीं आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। धौलावीरा आपको कच्छ, गुजरात। राखीगढ़ी, घग्घर, हरियाणा। मिठाथल, हरियाणा। बनावली, सरस्वती नदी, हिसार, हरियाणा। SR वेस्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। बालाकोट, अरब सागर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। वहीं भगवानपुरा, सरस्वती नदी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। वहीं अगर बात करें अल्लादीनों की तो सिंधु नदी, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। कुणाल, सरस्वती नदी, हिसार, हरियाणा। SR राव 1994। यानी कि इतने सारे बिंदुओं को अगर हम देखें तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक सुनियोजित किताब ले लेनी होगी। स्थल जो सिंधु निवासी जहाँ जहाँ निवास करते थे, जो उनके प्रमुख स्थल थे, उनकी एक सूची दी गई है। खोजकर्ता कौन था, किस वर्ष खोजा गया। इनको अगर 2-3 बार आप रिपीट करते हैं, किस नदी के किनारे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसको करते हैं तो उसमें आप बेस्ट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें जो पहला फैक्ट मैं बोलूँगा वो फैक्ट यह है कि जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ
सिंध का बाग, नखलिस्तान, मृतकों का टीला, तीनों हो गया। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। अब कालीबंगा है कहाँ भैया? कालीबंगा राजस्थान, किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। एकदम दिमाग क्लिक होना चाहिए। उसी तरीके से लोथल, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का निर्माण क्या है? डॉकयार्ड, बंदरगाह, यानी कि गोदीवाड़ा यहाँ पे स्थित है। साथ ही हमने बात किया था कि यहाँ के जो मुख्य दरवाजे थे सड़कों पे खुलते थे, ना कि गलियों में। बाकी अन्य जगह क्या है? गलियों में खुल रहे हैं मुख्य दरवाजे, सड़कों पे नहीं खुल रहे हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ है। वहीं बनवाली से अच्छे किस्म के क्या मिले हैं? जौ मिला है, सरसों मिला और तिल मिला है, ठीक है। साथ ही गेहूं की 2 किस्म, जो टिटकम कम्पैक्ट कम, टिटकम स्फीरो कम, ये 2 प्राप्त की गई थी, उसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही चावल का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त किया गया है। हड़प्पा निवासी व्यापार विनिमय के लिए क्या करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा मतलब तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा या चना दूंगा, जो तुम्हारी जरूरत है, जो मेरे पास अधिक है वो तुम मुझसे ले लो, और जो तुम्हारे पास अधिक हो मुझे दे दो, जिसकी मुझे आवश्यकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली। साथ ही स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा संस्कृति का देन है, इसको ध्यान रखिएगा। चंदहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त की गई हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चक्र और क्रास के साक्ष्य भी मिलते हैं, और स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। स्टुगर्ट पिगट के अनुसार सिंधु प्रदेश का शासन पुरोहित वर्ग के हाथ में था, जबकि संपूर्ण होलसेल अध्ययन क्या कहता है स्टुअर्ट पिगट के अलावा कि नहीं, संपूर्ण व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथ में थी। इसको ध्यान रखिएगा कि किसने कहा है पुरोहित वर्ग, तो स्टुअर्ट पिगट हो गए, पुरोहित वर्ग को कहते हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए पांसी का खेल हो गया, नृत्य शिकार हो गया, पशुओं की लड़ाई हो गई, ये प्रमुख साधन थे। वहीं सिंधु सभ्यता के स्थलों से भारी संख्या में ताबीज मिलना कहीं न कहीं सिंधु निवासियों के अंधविश्वास को दिखाता है। वहीं हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी बाहर में, जबकि मोहनजोदड़ो में अन्नागार गढ़ी अंदर में दिखाई देती है। R37 कब्रिस्तान कहाँ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। वहीं रोपड़ से एकमात्र मुद्रा प्राप्त हुई है, रोपड़ से एकमात्र मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोटदीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंधन नहीं था। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति का रूप कैसा है? ऑस्ट्रेलाइट प्रकृति का है। कैसा है? ऑस्ट्रेलाइट प्रकृति का है, उसको ध्यान रखिएगा। सुध कांगेंडोर दास नदी के किनारे है। राणा घुंडई से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। वहीं आलमगीरपुर कहीं ना कहीं हास्योन्मुखी हड़प्पा सभ्यता का घोतक है कि हड़प्पा पश्चिम से अब पूरब की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं सिंधुवासी मुख्यतः आभूषण, रत्न, वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। वहीं अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिया से भी कच्चे मालों का आयात किया जाता था। यानी कि सिंधु निवासी इनसे परिचित थे। इनके आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों काफी इस मात्रा में सुसज्जित हमें दिखाई देते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्टों की। कुछ अन्य फैक्ट में क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि सिंधु निवासियों के साथ साथ हमें थोड़ा वैदिक सभ्यता से भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा कि कैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग है, इसको भी समझ लेना यही आवश्यक है। देखिए सिंधु सभ्यता में क्या है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं वैदिक सभ्यता एक पितृसत्तात्मक समाज का घोतक है। वहीं अगर देखें तो ये दोनों अलग इस नतीजे पर हमें ज़्यादा दिखाई देता है कि जहाँ आर्यों का मूल हथियार लोहे से बना होता था और उनका जो वाहन था वो अश्व था, वहीं अश्व की संभावना और लोहे का ज्ञान दोनों ही यहाँ पे थोड़ा सा धूमिल दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आर्यों को सिंधु निवासियों से अलग बनाती हैं, ठीक है। साथ ही यज्ञिक अगर कर्मकांड देखें तो हम वैदिक सभ्यता में ज़्यादा देखते हैं। वैदिक सभ्यता में हम यज्ञिक कर्मकांड सिंधु की तुलना में हमें ज़्यादा दिखाई देता है। मंत्र ऋचाओं वगैरह का ज्ञान भी कुछ ज़्यादा है। साथ ही अगर हम सिंधु को देखें गहराई से तो यह शहरी संस्कृति है। यह नगर नियोजन यहाँ बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। यहाँ नगर नियोजन की प्रकृति कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि मानो कि वो कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था रही हो, ठीक है। वहीं हम वैदिक व्यवस्था में जाएं तो वहाँ पे शहरी जीवन नहीं है, ग्रामीण जीवन है, यायावरी जीवन है, घुमक्कड़ है। आर्य क्या है? घुमक्कड़ है। तो यहाँ पे जो उनके मूल अंतर के बिंदु हैं उनको मैंने स्पष्ट करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। बाकी आप अपनी पुस्तकों
को अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर कोई अन्य भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जिससे वैदिक सभ्यता में जब शुरू करूंगा, अभी फिर पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं तमाम तरीके के इन बिंदुओं को फिर से उद्धृत करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आईबीसी जब यहाँ तक लमसम मैंने आपको जो भी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको मैंने बोलने का प्रयास किया है।